हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ राब्ता विद यू। और ये एपिसोड पॉलिटिकल होने वाला है क्योंकि चुनावी जो बुखार है वो वातावरण में चढ़ रहा है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीजी, मेरे साथ है योगेश। नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो एपिसोड है अगेन वो उसी सवाल पे है जो एक चर्चा मोदी जी ने उठाई है कि उनकी 370-75 सीटें कहाँ से आएंगी। काफ़ी दिन से दोस्तों ये काफ़ी न्यूज़ चैनल देखे और एनालिसिस देखे तो मतलब श्योरिटी किसी को नहीं है कि कहाँ से आएंगी। तो मेरा मानना तो है पिछली बार यार 303 या 5 सीटें जो भी थी उसकी 10 हो जाएं, 25 हो जाएं, पर मोदी जी आपको पता है करिश्मा कभी भी कर लेते हैं। और ये 370 सीटों वाला जो फंक्शन था समझ नहीं आया, पर कहीं ना कहीं काफ़ी, जैसा मैंने कहा, न्यूज़ चैनल को एनालिसिस किया, हमने देखा कहाँ से क्या न्यूज़ आ रही हैं। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा फैक्टर है वो मुझे लगता है आ रहा है तमिलनाडु से। जब मैं कहूँ तमिलनाडु से, ये है स्पेसिफिक आपका अन्नामलाई के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अन्नामलाई जो कि मैं कहूँगा बीजेपी की पॉलिटिक्स को एक नई उड़ान देने वाले बंदे हैं। सबसे पहले मैं जब बात कर रहा हूँ तो यार अब आप ये मत समझिए कि अन्नामलाई आने के बाद बीजेपी में एकदम जो वहाँ 2-3 सीट थी उसकी सब के सब सीट आ जाएंगी। पता नहीं कुछ 40 के सीट हैं, वो कितनी हैं वो आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तो वो 39-40 सीट जो हैं वो आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। पर अगर आप करंट टाइम में अन्नामलाई के एफर्ट्स को देखें, जो वहाँ की 200 प्लस, मैं कहूँगा 236 के करीब कंस्टिट्यूंसी हैं, उसने अपनी जो पद यात्रा निकाली है जो कि 228 तक कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी बची हुई 8 कंस्टिट्यूंसी के बाद शायद 27 तारीख को वो अपनी इस पद यात्रा को पूरा कर लेंगे। और उनका कहना है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये उनका कहना है कि इसका जो समापन है, जो एंड सेरेमनी है, वो मोदी जी आकर वहाँ करेंगे। और जब करेंगे, उनकी सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये है कि इससे बड़ा प्रोग्राम, जो मैं कहूँगा एंडिंग प्रोग्राम, 1947 से अब तक कभी नहीं हुआ दोस्तों, कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं तमिलनाडु को अपने उस टारगेट में लेके चल रही है कि वो, क्योंकि जो अन्नामलाई का सीट शेयरिंग है वो कह रहे हैं कि 25 सीट आएंगी हमारे पास। 25 तो अब राजनीति आपको पता है, संभावनाओं का खेल है। 25 मुझे लगता है थोड़ा टफ है। लेकिन अगर आप प्रशांत किशोर जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनके एनालिसिस को देखेंगे, रीसेंट पास्ट में उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि तमिलनाडु में ये जो है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो मोदी जी का अचीवमेंट, मैं अभी हूँ केएमपी पे, मैं अभी हूँ केएमपी पे। ये है वो डेवलपमेंट, क्योंकि आज मुझे जाना था हरियाणा टू दिल्ली, तो आज वो किसान आंदोलन के चलते रास्ते सब बंद हैं। लेकिन ये एक वे है जो केएमपी और केजीपी मोदी जी ने डेवलप किया था। दिस इज़ हाउ, यू नो व्हाई आई एम शोइंग दिस। ये एक डेवलपमेंट है जिसके बेस पे मैं कहता हूँ यार कुछ भी करो, क्योंकि पिछले किसान आंदोलन में भी इसी रोड ने और इसी जो आपका हाईवे है, मैं कहूँगा एक्सप्रेस वे है, इसने हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि हमें किसानों के बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेसिकली वी आर फ्रॉम हरियाणा। तो अभी अब देखिए, और सबसे बड़ी चीज़, अब ये जो टोल सिस्टम है दोस्तों, अब यहाँ वो वाले सिस्टम तो ख़त्म ही हो चुके हैं जब आप पैसे दिया करते थे और यहाँ लाइनों में लगते थे। अब तो क्या होता है, अब तो जाओ, ऐसे ये फाटक खोलता है और आपको बाहर निकल जाना पड़ता है बिना रुके और बिना थके। तो दोस्तों चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रशांत किशोर की, जो कि उनके एनालिसिस के हिसाब से ये बीजेपी का वोट शेयर तमिलनाडु में डबल डिजिट में जाएगा। अगर डबल डिजिट में जाएगा तो वो अन्नामलाई के कहने के हिसाब से 25% और 30% क्यों नहीं जाएगा, जो कि एक मैं कहूँगा फाइटिंग वोट शेयर है। अगर फाइटिंग वोट शेयर है तो उसमें 20-25 सीट बीजेपी, जैसा कि अन्नामलाई कह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं निकाल सकती है। फैक्टर दोस्तों वही है कि अन्नामलाई के वहाँ उठने का, ही इज़ द पर्सन जिसने अपनी आवाज़ उठाई फॉर सनातन। आपको रिसेंट पास में पता होगा, जो हमारे डीएमके के राजकुमार हैं, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्या कहा सनातन के विषय में। और जो एक चोर था यूपीए के टाइम, राजा 2G का चोर, उसने भी सनातन के लिए क्या बोला। मैं चोर ही बोलूँगा ऐसे भांडों को दोस्तों, क्योंकि सनातन, हम सनातनी हैं, हमारे को आहत तो होता है। ठीक है, आपके पॉलिटिकल मत विचार अपने रहें, जो भी रहें, लेकिन सनातन को गाली देना, आप पूरी कौम को गाली दे रहे हैं, तो ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी उसके बाद अन्नामलाई ने जो आवाज़ उठाई है, उसी के बिहाफ पे दोस्तों, वहाँ जो अभी जो आपको पता होगा मंदिरों का जो अधिग्रहण का कार्यक्रम ये गवर्नमेंट चला रही है, वहाँ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही है, वो मुझे लगता है दोस्तों विच इज़ अ चैलेंज फॉर डीएमके। एंड जो ये जो यात्रा अन्नामलाई ने निकाली है, इसमें वो ज़्यादा सीट्स हैं जिसमें कभी जयललिता का होल्ड हुआ करता था। आप समझिए कि अगर एआईडीएमके का वोट शेयर शिफ्ट होके बीजेपी को हो जाता है, तो दैट कुड बी ए गेम चेंजर दोस्तों। तो वापस आते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों 1967-63 तक जो था वहाँ पे कांग्रेस का राज, लेकिन अब वहाँ कांग्रेस के पतन का मूल कारण ही ये था, क्योंकि कांग्रेस कभी सनातन के लिए आवाज़ उठा ही नहीं पाई। हम सभी को पता है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी कहूँ, आज भी यही सीन है कि गवर्नमेंट जो कांग्रेस है, जब तक गवर्नमेंट में रही, इनसे कभी भी सनातन के लिए आवाज़ नहीं उठी। एक बार हालांकि नेहरू ने आवाज़ उठाई थी, जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, जो पेरियार स्पेसिफिकली विचारधारा है, जो राम जी को और सीता जी के गलत चित्रण करना, जो उसके बारे में दोस्तों सबको पता है, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ चैनलों ने बहुत दिखाया है आपको। लेकिन वो पेरियार जो विचारधारा थी, उसके अगेंस्ट एक बार सिर्फ नेहरू जी ने बोला था, ही इज़ ए परवर्ट, हिज प्लेस शुड बी इन जेल। बट उसके अलावा आज तक कांग्रेस ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई, जो उनके पतन का मूल कारण था। और वो जो वोट शेयर शिफ्ट हुआ डीएमके को, डीएमके एक ज़माने में जब जयललिता जी थी, तो एक पावर इन सेंटर थी, मैं कहूँगा। वो अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना बड़ा उनका हाथ रहता था कि हाँ, वो सरकार उठा और गिरा सकती थी, दो वो भी एक राइट विंग में मोस्टली रही हैं। हाँ, तो दोस्तों यही है कि जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस है, और हम देखेंगे कि ये 27 तारीख को, पता नहीं 29 तारीख को जो एंडिंग सेरेमनी होनी है, वो किस बड़े जो उसमें होती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हाउ मेनी पीपल विल कम देयर। बट स्टिल एक चीज़ तो फॉर श्योर है दोस्तों, राजनीति बदल रही है। हम फिर एक ऐसा पॉलिटिकल एनालिसिस आपके लेके आएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये 370 मोदी जी ने कोट किया है, तो कुछ सोच के ही कोट किया होगा। वो हवा में तीर नहीं मारते हैं दोस्तों, वो तुक्के वाली राजनीति मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कुछ करते हैं। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो इस टाइम तमिलनाडु में भी, कलकत्ता में भी, जो आपकी वेस्ट बंगाल है, वहाँ भी राजनीति बदल रही है दोस्तों। जो आज से 1 महीना पहले मैं कहूँगा ममता दी फ्रंट फुट पे खेल रही थी, वो आज बैक फुट पर हैं, जस्ट बिकॉज एक जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा उस जगह का, क्योंकि अगेन जुडिशियल हो सकता है मामला। तो ये जो हुआ है,
उसी के मुझे लगता है मोदी जी का जो कैलकुलेशन है वहीं से निकल के आ रहा है। तो बाकी देखेंगे इलेक्शन के रिजल्ट जब मई में आएंगे, क्योंकि अगले महीने शायद जो मार्च में ही अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो उसके बाद चलेगा कुछ चुनावों का अपना अपना जो पॉलिटिकल एनालिसिस होंगे। बट मोदी जी ने इसकी जो है जो भविष्यवाणी मैं कहूँगा बहुत पहले कर दी है। देखते हैं, आशा करते हैं कुछ अच्छा ही होगा कंट्री के लिए। हाँ, और एक चीज़ है जो मोदी जी की डेवलपिंग पॉलिटिक्स है, वही मुझे लगता है उनका बेस है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। अदर जो आज भी पार्टी हैं वो कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की पॉलिटिक्स करने का थोड़ा सा ही अलग तरीका है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको मुझे गाइडेंस देनी पड़ती है योगेश को कि हाँ कहाँ जाना है। तो लेते हैं इस वीडियो में विदा। धन्यवाद है मेरी तरफ से और हमारे सहयोगी मित्र योगेश की तरफ से। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जुड़े रहिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये चुनावी बुखार पे वीडियो आते ही रहेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय श्री राम।